हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 11th मैथ के चैप्टर फर्स्ट समुच्च, है ना। इसकी जो एक्सरसाइज है 1.3, इसके इंट्रोडक्शन को आज हम करेंगे। देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है उपसमुच्च। ठीक है, उपसमुच्च, इसको सबसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसेट। ठीक है, इंग्लिश में। तो उपसमुच्च भी कह सकते हो आप हिंदी में, और इंग्लिश में सबसेट भी कह सकते हो। तो उपसमुच्च का मीनिंग हो गया कि समुच्च का टुकड़ा। उप का मतलब उसमें से निकाला हुआ पीस। समुच्च में से निकाला हुआ पीस, वही क्या हो जाएगा? सबसेट होगा। जो पीस निकला होगा वो भी एक क्या होगा? समुच्च होगा। ठीक है, ये कहते हैं यदि समुच्च, परिभाषा लिखी हुई है, इस परिभाषा को देख लेते हैं। यदि समुच्च ए का प्रत्येक अवयव समुच्च बी का भी अवयव है, यानी कि ए में जितने भी अवयव हैं वो बी में भी मौजूद हैं, तो ए बी का उपसमुच्च कहलाता है। कैसे? चलिए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक ए वाला सेट ले लिया, 2 3 ले लिया, और बी सेट लिया हमने। बी सेट लिया 1 2 3 4, है ना। तो देखिए, ए में जितने भी अवयव हैं, 2 है, इसमें भी 2 है, और 3 है इसका, हाँ 3 भी है। तो ए में जितने अवयव हैं वो बी में भी मौजूद हैं। तो हम इस बात को लिखेंगे कि ए बी का उपसमुच्च है, मतलब सबसेट है। ठीक है, उपसमुच्च है। ये तो हमने शब्दों में अपनी बात को लिख दी। अब मैथमेटिक्स के अनुसार कैसे लिखेंगे कि ए, ये वाला साइन यूज करेंगे सबसेट का। ठीक है, उपसमुच्च का साइन है ये। ठीक है, और मतलब यू कह सकते हैं आप, लेटा हुआ यू। ठीक है, तो ए जो है उपसमुच्च है किसका? बी का। ध्यान रखेंगे, जिसका समुच्च होता है वो सेट बाद में आता है, मेन सेट बाद में आता है, और उसमें से निकाला हुआ सेट पहले आता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे कि ये जो लिखा है ये सेट के रूप में लिखा है, समुच्च के रूप में लिखा है। इसीलिए हम इस समुच्च को इसका उपसमुच्च कह रहे हैं, क्योंकि इसका ये, इसमें का ये वाला जो चीज है, ये टुकड़ा है इस सेट का। ठीक है, इस समुच्च का। और क्लियरली समझते हैं। जैसे हमारे पास में ए सेट है एक, जिसमें ए बी सी है, और एक बी सेट है जिसमें हमारे पास में ए बी दे रखे हैं केवल। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे बड़ा वाला सेट कौन सा है, ये वाला। छोटा कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ए है क्या इस वाले सेट में है, बी है इस वाले में है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अब हम कहेंगे कि जो बी वाला सेट है, बी समुच्च है, जो सेट को समुच्च कहते हैं। ठीक है, मैं सेट बोल रहा हूँ, सेट का मतलब हो गया समुच्च। ठीक है, समझेंगे इस बात को। तो जो बी वाला समुच्च है वो ये समुच्च के रूप में लिखा है। ठीक है, समुच्च लिखने की दो ही विधियां, रूप बताए थे आपको। एक तो आपको रोस्टर फॉर्म बताई थी, और दूसरा समुच्च निर्माण रूप बताया था। ये कौन सा रूप लिखा हुआ है? इसका रोस्टर रूप लिखा हुआ है। तो देखते हैं, बी वाले सेट जो है, बी वाले सेट के सब अवयव, सभी अवयव ए में है मौजूद। तो जो बी है वो ए का समुच्च, ए का उपसमुच्च है। क्या है? उपसमुच्च है। ऐसा नहीं है हर बार ए बी का ही उपसमुच्च होगा। ठीक है, छोटे वाले सेट को हम देखेंगे कि बड़े वाले सेट में उसके सारे अवयव मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं कि जो बी सेट है वो समुच्च हो गया किसका? ए का। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्लियर है? मेरे हिसाब से अब शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। उपसमुच्च का मीनिंग है कि बड़े सेट का कोई छोटा टुकड़ा लिखा होगा, और टुकड़ा किस रूप में लिखा होगा? समुच्च के रूप में। ठीक है, क्लियर है? और बात को समझते हैं। देखिए, ये आप जानते हैं। देखिए, उपसमुच्च को आप इस वाले साइन से लिखते हैं। ठीक है, और बिलोंग्स टू को, ठीक है, बिलोंग्स टू को मतलब
सदस्य है नाम से जानते हैं, इसको यही लिखते हैं सदस्य है या समुच्च में है, या इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। वैसे तो बिलोंग्स टू कहते हैं इसको। ये आपका बिलोंग्स टू का साइन है। ये कहाँ पे यूज होता है आपको पता है कि जब कोई अवयव लिखा जाता है तभी ये यूज होता है। जैसे मैंने ये लिखा कि जो ए है, स्मॉल ए है, ये वाला सेट लेता हूँ, स्मॉल ए है, वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, समुच्च ए से बिलोंग कर रहा है। इसमें जो मैंने अवयव लिखा है ये समुच्च के रूप में नहीं लिखा है। इसका यूज कहाँ होगा, केवल अवयव को बताने के काम में आएगा। मतलब अवयव अकेले अवयव या दो अवयव, दोनों या तीन अवयव हो सकते हैं, केवल अवयवों को बताने के काम में आता है ये वाला बिलोंग्स टू का साइन का यूज। और ये उपसमुच्च का जो साइन है ये आता है कि सेट है उसका या नहीं है। ये सेट का समुच्च को बताने के काम में आता है। इसमें इसके नाम में समुच्च है तो ये समुच्च की बात करेगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये समुच्च हमने लिखा हुआ है ना। ये बी जो है ये इस वाले के अंदर है, तो ये बी किस रूप में लिखा है, समुच्च के रूप में लिखा है। इस वाले समुच्च का ये वाला समुच्च पार्ट है ना। तब हम क्या लिखेंगे, उपसमुच्च। ठीक है, अब जब अवयव की बात हो रही होगी तो वहां पे बिलोंग्स टू का यूज करेंगे, ये बिलोंग्स टू वाले साइन का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है इसका मीनिंग। ठीक है, तो कुछ बातें हैं, देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहले देखते हैं, बुक में लिखी हुई है कि अगर ए बी का उपसमुच्चय है, ठीक है, ए जो है उपसमुच्चय है किसका, बी का, या ए सबसेट है बी का। ठीक है, उपसमुच्चय को सबसेट कहते हैं। अगर ए उपसमुच्चय बी का तो कोई भी एलिमेंट, जैसे हमने ये हमारे सामने एग्जाम्पल लिखा है ए, तो स्मॉल ए बिलोंग करेगा ए से भी और ए जो है बी से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर बी ए का सबसेट है या ए बी का सबसेट है तो ये हमने लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं कि जो है बी जो है सबसेट है ए का। ठीक है, इसको कट कर देते हैं। अब इस वाले एग्जाम्पल पे ये वाली बात सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि बी वाला सेट जो है ए के अंदर पूरा पूरा है, इसलिए जो है बी जो है ए का सबसेट है, हमने लिख दिया बी जो है ए का उपसमुच्चय हो गया। इसमें तो हम इस बात को कह सकते हैं कि जो इसमें एलिमेंट ए है, जो अवयव ए है, ठीक है, एलिमेंट को अवयव कहते हैं, जो अवयव ए है वो ए से बिलोंग करता है, तो वह बी से भी बिलोंग करेगा, बी में भी होगा। इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि अगर बी जो है उपसमुच्चय ए का, तो बी का जो अवयव है वो ए में भी होगा, यही बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि बी उपसमुच्चय ए का, तो ए बिलोंग करेगा बी से, और इसका मीनिंग हो जाएगा ये है बहुधा प्रतीक। ठीक है, इसका मतलब हो गया बहुधा प्रतीक हो गया। ठीक है, ये इम्प्लीकेशन का साइन है। ठीक है, सिंगल साइड का। ठीक है, इम्प्लीकेशन कहते हैं, इम्प्लाइज कहते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि जो ए है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, ए सेट से, ए समुच्चय से। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ऐसा कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, ये कहना बस इतना ही चाह रहे हैं कि बी वाला सेट जो है अगर ए का उपसमुच्चय है, ठीक है, तो बी के अंदर जो भी अवयव है, ठीक है, वो ए में भी होगा, यही बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं। अगर नहीं है, अगर सपोज हम करते हैं, जैसे कि हम इसी में ऊपर एग्जाम्पल में देख लेते हैं, हम ये कहते हैं ए जो है बी का उपसमुच्चय है, ए जो है बी का उपसमुच्चय है। तो ध्यान से देखिए, सारे अवयव मिलाइए, ए है, बी है, बी है, लेकिन सी नहीं है, इसमें सी नहीं है। इधर लिखा जाता है उपसमुच्चय। ठीक है, उपसमुच्चय लेफ्ट हैंड पे लिखा जाता है उपसमुच्चय, और इधर लिखा जाता है मेन सेट। ठीक है, मेन समुच्चय लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर। तो देखिए बी मेन सेट हो गया, इस टाइम पे मेन समुच्चय हो गया, तो इसमें कौन नहीं है, सी नहीं है। तो ये बात
तो गलत हो गई कि भाई हम कह रहे हैं कि ए जो है उप समुच्चय है किसका, बी का। नहीं बैठ रहा क्योंकि हर एक अवयव बी में नहीं मिल रहा। तो इस बात को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे इस उप समुच्चय वाले साइन को। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, हम बोलेंगे ए जो है उप समुच्चय नहीं है किसका, बी का। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन पे कि अगर ए बी का भी उपसमुच्चय हो गया, सही है, बात समझेंगे। ए जो है बी का उपसमुच्चय है और बी ए का उपसमुच्चय है, तो इस बात से क्या मतलब निकलेगा, बहुत ध्यान समझेंगे। वो कहते हैं ए के सारे अवयव बी के अंदर मिल गए और बी के सारे अवयव ए के अंदर मिल गए। ऐसे रीड करोगे क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। उपसमुच्चय का मीनिंग यही है कि ए के अंदर जितने भी अवयव हैं, ए समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव हैं वो किस में मिल जाएंगे, बी में। तो ये हो गया। और बी के अंदर जितने अवयव हैं वो किस में मिल गए, ए में मिल गए। तो जाहिर सी बात है ये दोनों समुच्चय क्या होने वाले हैं, बराबर ही होने वाले हैं, तभी ये एक दूसरे के समुच्चय हो सकते हैं। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि दोनों समुच्चय बराबर हों? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, इस बात को हम मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिखेंगे इसको, ए उपसमुच्चय बी का और बी उपसमुच्चय है ए का। अब हम इसे डबल इम्प्लीकेशन के साइन से शो करेंगे इसे। ठीक है, डबल इम्प्लीकेशन से, द्विधा साइन बोलते हैं इसको, द्विधा तात्पर्य है। ठीक है, डबल बे इम्प्लीकेशन हो गया ये। तो दोनों तरफ ये पॉसिबल है, तो ए बराबर बी, है ना। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं थर्ड वाले पार्ट पे, इस बात को समझते हैं। जो आपका फाई है, जो आपका फाई है वो हर सेट का उपसमुच्चय है। किसी भी सेट की बात करेंगे, ठीक है, किसी भी कोई भी सेट ले लो आप, कोई भी सेट ले लो, ठीक है, तो उसमें उसका एक उपसमुच्चय जरूर है। कौन सा है, फाई। फाई क्या होता है, रिक्त, रिक्त समुच्चय, जिसे हम क्या कहते हैं, इस तरीके की ब्रैकेट से शो करा देते हैं, खाली ब्रैकेट से। ठीक है, याद रहेगा आपको। ठीक, अब चलते हैं फोर्थ वाले पॉइंट पे। कोई भी सेट अपने ही सेट का उपसमुच्चय हो सकता है। ठीक है, कोई भी सेट अपने ही सेट का क्या हो सकता है, उपसमुच्चय हो सकता है। सेट मतलब समुच्चय, कोई भी समुच्चय अपने ही समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगर मैंने इस बात को ऐसे लिखा कि ए उपसमुच्चय है बी का, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ए के सारे अवयव बी के अंदर मिल गए, बी के सारे अवयव ए के अंदर मिल गए, तो ये दोनों समुच्चय बराबर हैं। तो केवल इस बात से क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्या ये दोनों बराबर होंगे, क्या ये दोनों बराबर होंगे। चलिए मान लेते हैं ये दोनों बराबर नहीं है। ऐसे केस में, ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि जो ए है, ए बी का, बी का उचित, उचित उपसमुच्चय है। या होगा। ठीक है, क्लियर है। ये अब इन्होंने पक्की बात बता दी। इसे उचित उपसमुच्चय को कहेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट यही है। प्रॉपर सबसेट का मीनिंग ये है कि दोनों सेट बराबर ना हो, एक के अवयव दूसरे में मिल जाएं, लेकिन दोनों के अवयव बिल्कुल एक बराबर ना हो, है ना, किसी में कम हो तो किसी में ज़्यादा हो, लेकिन उपस्थित हो अवयव। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। इसका मीनिंग अभी निकला, इससे ही क्लियर होता है कि टुकड़े की बात हो रही है ना। ये बात हम कह सकते हैं, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इसे हम प्रॉपर सेट नहीं कहेंगे कि ए के सारे अवयव बी में मिल गए और बी के सारे अवयव ए में मिल गए, तो इसका मतलब है दोनों बराबर हो गए। तो इसको हम प्रॉपर सेट या प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते, या तो उचित उपसमुच्चय नहीं कह सकते। इसको हम उचित उपसमुच्चय कहेंगे कि सारे अवयव दोनों सेट बराबर ना हो।
ठीक है, दोनों समुच्चय बराबर ना हो। तो और इसमें जो हमारा बी वाला मेन समुच्चय है, ये रहा बी वाला, ये मेन समुच्चय होता है साइड में, तो बी वाले समुच्चय को हम क्या कहेंगे, बी समुच्चय को, बी समुच्चय को अधिसमुच्चय कहेंगे। क्या कहेंगे, अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय का मतलब है कि सुपर सेट। क्या कहेंगे, सुपर सुपर सेट कहेंगे। सुपर सेट इसलिए कहेंगे क्योंकि ये मेन सेट है। ठीक है, क्लियर है इस बात को, यहाँ तक आपकी सारी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, चलते हैं आगे। तो आप पता कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आप पता कर लेंगे कि कैसे इस बात को क्लियर करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। हमें 4 सेट दे रखे हैं। ठीक है, 4 सेट दे रखे हैं। ए में दिया है 1 3, बी में दिया है 1 5 9, और ये हमें रिक्त समुच्चय दे रखा है। सी में दिया है 1 3 5 7 9। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है कि फाई, और हमें क्या बताना है कि ये उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, कैसे बताने हैं, तो यहाँ पे हमें वो साइन लगाने हैं, ये दोनों में से कोई एक साइन यहाँ पे हमें फिल करना है। ठीक, तो ये कहता है फाई, इस साइड में क्या होता है, उपसमुच्चय लिखा जाता है, छोटा वाला सेट, इधर मेन सेट होता है। क्या फाई बी का उपसमुच्चय है, तो फाई बी का उपसमुच्चय है, बिल्कुल होगा, क्योंकि फाई सारे सेटों का उपसमुच्चय होता है। तो इसमें तो आ जाएगा आपका उपसमुच्चय है। ठीक है, क्योंकि फाई जो है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ए बी का उपसमुच्चय है, ए के सारे अवयव बी में है क्या, चेक करिए, बी हो गया आपका मेन सेट, तो बी में सारे अवयव हैं या नहीं है, 1 है, 1 है, 3 है, नहीं है। एक भी अवयव अगर नहीं मिलेगा तो वो उपसमुच्चय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है। ठीक, और ए सी का अवयव है, मतलब सी का उपसमुच्चय है, ए सी का उपसमुच्चय, मैच करते हैं, तो मेन सेट आपका सी हो गया। तो 1 है, 3 है, 3 है, बिल्कुल बिल्कुल है। तो आप लिखेंगे ए सी का उपसमुच्चय है। ठीक है, और बी क्या सी का उपसमुच्चय, बी सी का उपसमुच्चय, मैच करते हैं, तो मेन सेट सी हो गया, बी के अवयव मिलाते हैं, 1 है, 5 है, 9 है। ठीक है, तो बिल्कुल है, ये उपसमुच्चय है। अब आपसे पूछे ये वाले का कि ये उपसमुच्चय क्यों नहीं है, तो आप रीजन क्या देंगे, तो ध्यान से देखिए, एक जो है बी से बिलोंग कर रहा है, एक अवयव बी से बिलोंग कर रहा है, 3, क्या 3 बी से बिलोंग कर रहा है, 3 बी से बिलोंग नहीं कर रहा, अतः ये दोनों उपसमुच्चय नहीं है, मतलब ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। यही रीजन लिखना है आपको, यही रीजन है कि 3 जो है बी में नहीं है। तो इस तरीके से लिखेंगे आप, 3 बी से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ए में हमें ये एक लिख के दिया है इस ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये समुच्चय दिया है। बी में हमें इसको क्लियरली रीड करेंगे, इस समुच्चय के अंदर ये हमारा एक जो है अवयव है, ये पूरा कंप्लीट ब्रैकेट के साथ में ये पूरा क्या है, एक अवयव होगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। बी के अंदर 2 अवयव हैं, एक तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट के साथ, ठीक है, ब्रैकेट से अलग नहीं, ब्रैकेट के साथ, और ये दो दो अवयव हो गए। ऐसे ही सी के अंदर एक अवयव ये है, इसे हम अवयव मानेंगे, सेट नहीं मानेंगे, जब क्योंकि ये सेट के अंदर लिखा है। सेट के अंदर अगर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी चीज लिखी है, वो पूरा उस सेट उस समुच्चय का क्या हो जाएगा, वो अवयव हो जाएगा। किसी भी समुच्चय, जैसे मान लेते हैं ये समुच्चय हमारा लिखा है ए बी, और अब ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया सी कॉमा डी, और ये ब्रैकेट बंद कर दी, फिर हमने ई लिख दिया। तो ध्यान से, इसमें कितने अवयव हैं, 1 2, ये कंप्लीट तीसरा, और ये चौथा, ये कंप्लीट एक अवयव कहा जाएगा इस वाले सेट में। ठीक है, इस वाले सेट में ये क्या है, इसका अवयव। बच्चे यहाँ पे ये एक अवयव है, इस सी सेट के लिए ये अवयव है, और ये 2 अवयव है, 3 अवयव है, टोटल 3 अवयव है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर ए बिलोंग करता है बी से, भाई ए जो है बी से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि भाई ये सेट नहीं है, ये समुच्चय नहीं है, ये बी के लिए एक अवयव हो गया, क्योंकि बी में ये अवयव है। बिल्कुल सही है ये बात, तो कि ए जो है बिलोंग कर रहा है बी से, ये बात सत्य है। और बी जो है उप समुच्चय सी का, बी जो है उप समुच्चय सी का, तो मेन सेट आपका सी हो गया। सी में चेक करिए, ये अवयव इसके अंदर है, 2 है, 2 है, बिल्कुल ये बात भी आपकी ठीक हो गई
कि बी जो है उपसमुच्चय हो गया किसका, सी का, ये बात भी ठीक हुई। तो क्या ए उपसमुच्चय होगा सी का, ए जो है उपसमुच्चय होगा सी का, तो भाई ए बराबर क्या है, ये हमारा एक अवयव दे रखा है, और सी सेट क्या है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है 2 3, तो क्या ए उपसमुच्चय होगा सी का, चेक करके बताइए। इस सी वाले सेट में ये जो एक है वो क्या है, एक अवयव है, उपसमुच्चय नहीं है। उपसमुच्चय होने के लिए इसे क्या लिखा होना चाहिए था, इस ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से इसे लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये उपसमुच्चय का मीनिंग हो गया, जब आप उपसमुच्चय लिखते हैं तो उपसमुच्चय में ध्यान से देखिए क्या आता है, समुच्चय आता है, क्या लिखना होता है, सेट लिखना होता है, ना कि अवयव लिखना होता है, अवयव नहीं लिखना होता है। ये अवयव लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, अवयव लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये एक पूरा समुच्चय लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये एक अवयव है इसमें सी सेट के लिए, इसीलिए ये अवयव कहलाएगा, और ये अगर इस तरीके से लिखा होता तब ये समुच्चय कहलाता, तब हम इसको कहते, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। ठीक है, तो जितनी भी हमारे पास वास्तविक संख्याएं हैं उनके समुच्चय जो हैं, उन समुच्चयों के हमें क्या लिखने हैं, उपसमुच्चय बताने हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले तो हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में मालूम हो, तो देखिए वास्तविक संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं दो तरीके की आपकी होती हैं, एक तो दशमलव वाली और बिना दशमलव वाली। ठीक है, बिना दशमलव वाली। ठीक है, तो बिना दशमलव वाली में तो देखिए ध्यान से देखेंगे कि ये देखिए माइनस के नंबर्स आ जाते हैं सारे, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, है ना, कॉमा लगा लेंगे, सेपरेट कर लेंगे 1 2 3 और ये सब। ठीक है, बिना दशमलव वाले नंबर ये हो गए। ठीक है, बिना दशमलव वाले नंबर में ध्यान से देखेंगे, इन सबको हम क्या कहते हैं, पूरे को हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गए ये प्लस के पूर्णांक, और यहाँ से यहाँ तक हो गए आपके माइनस के पूर्णांक, याद रखेंगे आप। ठीक, और अगर ये प्लस के जो पूर्णांक हैं, प्लस वाले पूर्णांक को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्लस वाले पूर्णांक को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक, क्लियर। और जीरो को अगर मैं इस प्राकृत संख्याओं में मिला दूं, इसमें कौन शामिल हो जाए, जीरो भी शामिल हो जाए। कौन शामिल हो जाए, शामिल जीरो हो गया। जीरो शामिल होने के बाद में तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं। ठीक, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर है यहाँ तक, है ना। और ये सारी संख्याएं, सही है, ये सारी संख्याएं कैसी संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं। क्या होती हैं ये, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या होती है। तो देखिए पूर्णांक को हम किससे दिखाते हैं, पूर्णांक को हम जेड से शो कराते हैं। ठीक है, किससे शो कराते हैं, जेड से। प्राकृतिक संख्याओं को हम शो करते हैं एन से। किससे शो करते हैं, एन से शो करते हैं। पूर्ण संख्याओं को हम डब्ल्यू से दिखाते हैं, इन्हें होल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्याओं को हम क्यू से शो कराते हैं। किससे शो कराते हैं, क्यू से शो कराते हैं। दशमलव वाले पे बात कर लेते हैं। दशमलव वाले नंबर्स हमारे पास में 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, एक तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गए। दूसरा रिपीट होते रहें। ठीक है, एक सीरीज बन के रिपीट होते रहते हैं, 2 5 करके रिपीट होते रहेंगे। और तीसरे टाइप के होते हैं जो ख़त्म भी नहीं होते और कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। ठीक है, और रिपीट भी नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक, 3 टाइप के हो गए। तो इन दोनों को जो डिवाइड करते करते ख़त्म भी हो जाए और एक ख़त्म नहीं हो, ठीक है, ख़त्म नहीं होते और रिपीट होते रहते हैं, इन दोनों नंबर्स को हम कहते हैं आपके परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या हो गई। और ये जो नंबर है कौन से, तीसरे टाइप वाले, जो ना रिपीट हो रहे हैं और ना ही ख़त्म हो रहे हैं। ख़त्म होने को हम यहाँ पे कहेंगे टर्मिनेट। ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और ये रिपीट भी नहीं हो रहे, ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, आपके
अपरिमेय। क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को टी से शो कराते हैं। किससे शो करते हैं? टी से। परिमेय संख्या को क्यू से शो करते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं ये जो वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या जो संख्या रेखा पे आप नंबर्स लिखते हैं, इधर आपका माइनस का इन्फिनिटी और इधर आपका प्लस का इन्फिनिटी, बीच में जीरो। तो ऐसे जो रियल नंबर वास्तविक संख्याओं को क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रियल नंबर हो गए। अगर आपने यहाँ से 1 और 2 के बीच में ले लिया, तो 1 और 2 के बीच में बहुत सारे 1.3 1.4 ऐसे एंड सो ऑन 1.9 तक बहुत सारे हो जाएंगे। इनके भी बीच में बहुत सारे हो जाएंगे। तो इनको हम समुच्चय के रूप में नहीं लिख सकते। समुच्चय के कौन से रूप में नहीं लिख सकते? रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते। कौन से रूप में? रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते। किस में लिख सकते हैं? समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं हम। ठीक है, समुच्चय निर्माण। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप में हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? तो अब जिन नंबर्स को हम लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप में या रोस्टर फॉर्म में, अब उनको हम कैसे बताएं कौन किसका सबसेट है? ठीक है, उप समुच्चय। इनके जो भी समुच्चय होंगे या समुच्चय निर्माण रूप या रोस्टर फॉर्म होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनसे हम कैसे बताएं कि उनके उप समुच्चय कौन कौन है? ठीक है, क्लियरली समझेंगे, बड़े आराम से समझेंगे। देखिए, जो आपके प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, वो उप समुच्चय हो जाएंगी किसकी? किसकी हो जाएंगी? धन पूर्णांकों की। यहाँ से यहाँ तक पूर्णांक हो गए, माइनस से प्लस तक के। ठीक है, इसमें हम केवल प्लस वाले पूर्णांक की बात कर रहे हैं। प्लस वाले पूर्णांक, ठीक है, प्लस वाले पूर्णांक वो सब क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्लियर है? ये भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं आप कि ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, बराबर भी होंगे। ठीक, इन दोनों के समुच्चय क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, और हम यहाँ से क्या बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं? देखिए, जितने भी प्राकृतिक नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो किसके सबसेट हैं? पूर्ण संख्याओं के। पूर्ण संख्याओं में जीरो से लेके लास्ट तक सभी आते हैं प्लस के नंबर। तो ये होल नंबर में प्राकृतिक संख्याएं आ गई। तो प्राकृतिक संख्याएं किसका समुच्चय हो गई? आपकी पूर्ण संख्याओं का। और पूर्ण संख्या किसका समुच्चय है? पूर्ण संख्याएं आपका पूर्णांक का समुच्चय। किसका समुच्चय? पूर्णांक का। ठीक है, और पूर्णांक किसके समुच्चय हो जाएंगे? पूर्णांक आपके वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हो जाएंगे। वास्तविक संख्याओं को आर से शो करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गई आपके? और क्या कह सकते हैं? और कह सकते हैं कि जो आपकी अपरिमेय संख्या है, कौन सी? अपरिमेय संख्याएं है टी। अपरिमेय संख्याएं किसका समुच्चय? ये रही अपरिमेय संख्याएं, किसका समुच्चय हो जाएंगी? आर का, वास्तविक संख्याओं का। ठीक है, और क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जितनी भी परमेय संख्याएं हैं वो किसका समुच्चय हो जाएंगी? इधर की परमेय संख्याएं और ये वाली परमेय संख्याएं किसकी हो जाएंगी? वास्तविक संख्याओं की उपसमुच्चय हो जाएंगी। ठीक है, अब इन बातों से हम और क्या कह सकते हैं और कंक्लूड क्या कर सकते हैं? देखिए भाई, प्राकृतिक संख्याएं किसका समुच्चय है? प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं ये, तो ये हो गई। ठीक है, और पूर्ण संख्याएं किसका समुच्चय है? पूर्ण संख्याएं आपकी पूर्णांक का समुच्चय, पूर्णांक के अंदर आती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, और जो पूर्णांक हैं वो किसका समुच्चय है? पूर्णांक किसके अंदर आ जाएंगे? पूर्णांक जो है, ये जो पूर्णांक है ये किसके अंदर आ रहे हैं? परमेय संख्याओं के अंदर। इधर भी परमेय संख्याओं के अंदर और इधर भी परमेय संख्याओं के अंदर। ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में? परमेय संख्याओं को क्यू से लिखते हैं तो क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, और जितने भी परमेय संख्या है वो किसका समुच्चय है? वास्तविक संख्याओं का। आई होप समझ में आ गया होगा आपको क्लियरली। वीडियो को रिपीट करके आप समझ लीजिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय में इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। इंटरवल एस सबसेट ऑफ आर। ठीक है, मतलब जो वास्तविक संख्याएं हैं, आर मतलब यहाँ पे वास्तविक संख्याओं से है, रियल नंबर से है। तो जो भी आपके रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, उनको आप उपसमुच्चय के रूप में तो नहीं लिख सकते, अभी आपने देखा था। लेकिन उनको हम किस रूप में लिख सकते हैं?
इंटरवल के रूप में लिख सकते हैं, उनके सबसेट बना के उनको उपसमुच्चय किस रूप में लिख सकते हैं हम, इंटरवल के रूप में लिख सकते हैं, अंतराल के रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे, जैसे ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, इधर आपका नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ज़ीरो इधर से हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5, है ना। तो अब मुझे इसमें बहुत सारे रियल नंबर हैं, अब मुझे इसका एक उपसमुच्चय लिखना है। उपसमुच्चय लिखता हूँ मैं इसका, मैंने ये लिखा कि 2 से 5, कौन सा, 2 से 5, 2 से 5 उपसमुच्चय लिखना है मुझे। ठीक है, ये एक इंटरवल ले लिया मैंने, यही क्या हो जाएगा इस वास्तविक संख्या का, ये वास्तविक संख्याओं की नंबर लाइन, ये नंबर लाइन, ये संख्या रेखा कहते हैं इसे। ठीक है, ये हमारी संख्या रेखा है, 9th क्लास में आपने देखा होगा, ये संख्या रेखा होगी। इस संख्या रेखा पे कैसे नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं इस पे, वास्तविक संख्याएं। तो हम वास्तविक संख्याओं का रोस्टर रूप तो नहीं लिख सकते, ठीक है, तो उसको लिखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ रहा है, यहाँ पे इंटरवल यूज करने पड़ रहे हैं, अंतराल यूज करने पड़ रहे हैं। तो हमने एक अंतराल ले लिया कि 2 से 5, 2 से 5 का, ठीक है, 2 से 5 के अंतराल में जितने भी वास्तविक नंबर आएंगे वो सब हम लिख सकते हैं। जैसे हम इस बात को कहें कि x बिलोंग कर रहा है कहाँ से, रियल नंबर से, मतलब वास्तविक संख्याओं से x ले लिया, जहाँ x जो है बड़ा है 2 से और छोटा है 5 से। मतलब हमने बता दिया कि जो x का मान है वो 2 से ज़्यादा है और 5 से छोटा है। ठीक है, x बिलोंग कर रहा है कहाँ से, वास्तविक संख्याओं से, क्योंकि हम x लेके ही बता पाएंगे कि x हमारे पास रियल नंबर है, हमारे पास x, हमने x रियल नंबर लिए, वास्तविक संख्या लिए हैं x, और वो x कहाँ से कहाँ तक लिए हैं, 2 से 5 के बीच के लिए हैं हमने। ठीक है, 2 से बड़े हैं और 5 से छोटे हैं। लेकिन मैंने ये सर्कल कर रखा है, आप कह रहे होंगे ये सर्कल क्यों कर रखा है आपने, 2, इसमें 2 भी ले रखा है आपने, 5 भी ले रखा है। हाँ, ले रखा है। इस बात को हम कैसे बताएंगे, इस बात को हम कैसे बताएंगे, हम 4 तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, क्या बता सकते हैं, 4 तरीके से, चलिए बताते हैं। देखिए, पहला तरीका आपका यही हो गया। दूसरा तरीका हो गया, x बिलोंग कर रहा है r से, ये तो आपको लिखना ही लिखना है क्योंकि बताना पड़ेगा कि x क्या है, वास्तविक संख्या है, और 2 से x बड़ा है या बराबर भी है, ठीक है, और 5 से छोटा है। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात को लिखते हैं कि x बिलोंग कर रहा है r से, ठीक है, और जो x का मान है वो जो है 2 से तो बड़ा है और 5 से बड़ा और बराबर भी है। इसको पढ़ेंगे, बड़ा है मतलब x का मान 5 से छोटा है और बराबर भी है, दोनों बातें पढ़ेंगे। ठीक, दोबारा से पढ़ के बताते हैं कैसे पढ़ा जाता है इसे, कि x का मान 2 से तो बड़ा हो गया और 5 से छोटा भी है और बराबर भी है। ऐसे ही चौथा क्या केस हो जाएगा कि x बिलोंग कर रहा है r से और x का मान 2 से बड़ा भी है और बराबर भी है और 5 से छोटा भी है, 5 के बराबर भी है। तो ये 4 ही कंडीशन बन सकती है, या तो यहाँ पे x का मान 2 से छोटा और वो 2 से बड़ा और 5 से छोटा हो जाए। दूसरी कंडीशन, x का मान 2 से बड़ा हो जाए और बराबर भी हो जाए और 5 से छोटा हो जाए। यहाँ पे x का मान 2 से बड़ा हो जाए और 5 से छोटा और बराबर भी हो जाए। इसे पढ़ेंगे, 2 का मान x से बड़ा भी हो जाए और बराबर भी हो जाए और 5 से छोटा भी रहे और बराबर भी रहे। दोनों चारों कंडीशन हमने आपको बता दी। ठीक है, अगर हम इनकी नंबर लाइन बनाएं तो कैसे बनेंगी, बहुत ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो इधर मैंने 2 ले लिया और यहाँ मेरा 5 आ गया। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे इसमें 2 शामिल नहीं है, 2 से बड़े होने चाहिए और 5 से छोटे होने चाहिए। ये इस वाले अंतराल में, ये हमारा इंटरवल लिखा हुआ है, इस इंटरवल में हमारा x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को डार्क करूँगा पहले तो, ये रहा अंतराल मेरा, इसमें 2 शामिल नहीं है, तो वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक गोला बना देना होगा, इसे होल कह देंगे, और 5 भी शामिल नहीं है तो यहाँ पे भी होल बना देना होगा। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम नोड कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। ये भी हमारा क्या है, नोड हो गया। ये बात ध्यान रखेंगे, जो नंबर्स आपके इंक्लूड नहीं है
मतलब यहाँ पे 2 नहीं लिया जा रहा, 2 से बड़ा लिया जा रहा है और 5 से छोटा लिया जा रहा है। इसमें 5 और 2 शामिल नहीं है। जब 5 और 2 शामिल नहीं है तो वहाँ पे हम ये होल बना देंगे, और होल बना देंगे इस अंतराल में। ये हमारा अंतराल यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया और उसमें हमने क्या बना दिया, ये होल बना दिया। होल का मतलब हो गया, ये नोड कहेंगे इनको, और ये जो इसमें 2 शामिल नहीं है और 5 भी शामिल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम इस वाले में बनाएंगे। तो इस वाले में देखिए ध्यान से, इस वाले में बनाते हैं। यहाँ पे आपका 2 हो गया और यहाँ पे आपका 5 हो गया। तो यहाँ पे हमने ये अंतराल पूरा सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा अंतराल हो गया। इस अंतराल में 2 शामिल है, ठीक है, 2 से बड़े भी हैं और 2 के बराबर भी हैं। जब बराबर वाली बात आ जाएगी तो आप यहाँ पे डॉट बना देंगे, डार्क कर देंगे इसे, और इसको कहेंगे डॉट। ठीक है, और 5 इसमें शामिल नहीं है, 5 से छोटे नंबर होने चाहिए, तो इस जगह पे आपको क्या बनाना है, होल बना देंगे आप। क्लियर है? इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। ऐसे ही इसमें बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 ले लिया और यहाँ पे हमने 5 ले लिया। तो इस अंतराल में ध्यान से देखेंगे 2 शामिल नहीं है, 2 से बड़े नंबर चाहिए। तो 2 से बड़े नंबर, पहले हमने अंतराल सेट कर लिया, ये हमारा अंतराल सेट हो गया। 2 से बड़े नंबर चाहिए तो हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, 2 शामिल नहीं है तो इसमें होल बनाना पड़ेगा, और 5 शामिल है इसमें, और 5 से छोटे नंबर चाहिए, शामिल भी है और छोटे भी नंबर चाहिए, तो यहाँ पे हम डार्क कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे ही यहाँ पे आते हैं, इसमें 2 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। ठीक है, तो इस नंबर लाइन पे आप क्या करेंगे, डार्क बनाएंगे दोनों साइड। क्यों बनाएंगे, क्योंकि दोनों नंबर्स आपके शामिल है इस अंतराल पे। ठीक है, क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे हम मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, चलिए इसे लिखने के लिए हम एक चीज़ समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 तरह की ब्रैकेट है, एक ये है और एक स्क्वायर ब्रैकेट है। ये रही स्क्वायर ब्रैकेट। इस वाले ब्रैकेट को, इस वाली ब्रैकेट के अंदर हम, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं अपने अंतरालों को। जो ये अंतराल हैं, इन अंतरालों को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं अपने। ठीक है, इस तरीके की ब्रैकेट को हम कहते हैं विवृत अंतराल। क्या कहते हैं, विवृत अंतराल। ठीक है, याद रहेगा आपको। और इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट को किससे पढ़ते हैं, समवृत्त अंतराल से। किससे पढ़ते हैं, समवृत्त से, समवृत्त अंतराल से पढ़ते हैं। कि याद रहेगा आपको, ये जो राउंड वाली ब्रैकेट है, इस राउंड वाली ब्रैकेट को आप पढ़ते हैं विवृत अंतराल, और ये स्क्वायर वाली जो ब्रैकेट है, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को आप कहते हैं समवृत्त अंतराल। इंग्लिश में इसको कहते हैं ओपन, ओपन इंटरवल कहेंगे इसको। ठीक है, क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल। और इसको कहेंगे आप क्लोज, क्लोज इंटरवल। इसके अंदर जो भी लिखे होंगे वो आपके क्लोज इंटरवल हो जाएंगे। ये ब्रैकेट जहाँ भी लगी होगी वहाँ पे क्लोज पढ़ा जाएगा, और जहाँ वो विवृत वाली लगी होगी वहाँ पे आपको ओपन पढ़ना होगा। ठीक है, तो कैसे लिखे जाएंगे इसके अंदर, बहुत ध्यान से देखते हैं कैसे लिखे जाते हैं। तो ये जो अंतराल हैं इनको ऐसे करके लिखेंगे, कॉमा लगा के लिखते हैं, सेपरेट करके। ठीक है, तो पहले तो आपने लिख लिया 2,5, ये अंतराल हमने लिख लिया 2 से 5 का। ठीक है, 2 से 5 का लिख लिया। और ध्यान से देखेंगे ये नंबर शामिल नहीं है, तो वहाँ पे क्या आएगा, ओपन। ध्यान रखेंगे, अगर नंबर शामिल नहीं है, जहाँ नोड आ रहा है, नोड मतलब ये नंबर शामिल नहीं है, 2 और 5 शामिल नहीं है एक्स में, 2 से बड़े और 5 से छोटे नंबर हैं, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना होगा, ओपन अंतराल लगाना होगा। ठीक है, ओपन इंटरवल। तो हम इसको पढ़ेंगे ओपन इंटरवल 2,5। सही है, आराम से पढ़ सकते हैं आप, ओपन इंटरवल 2,5। ऐसे ही इसको आप क्या पढ़ेंगे, देखिए इस वाले पे आते हैं, इस वाले से पहले हम इस वाले पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अंतराल क्या है, 2,5, और देखिए 2 भी शामिल है और 5 भी शामिल है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल लगाएंगे। इस वाले पे आते हैं, देखिए 2 शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है। तो भाई 2 शामिल है, तो 2 शामिल है तो उसकी 2 की तरफ को आपको करना होगा क्लोज, और 5 शामिल नहीं है तो उसकी तरफ करना होगा आपको ओपन। ठीक है, ये डबल ब्रैकेट एक साथ लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। ठीक है, क्लियर है आपको, यहाँ तक क्लियर है सारी बातें। इस पे लिखते हैं। अब इसमें 2 शामिल नहीं है, यहाँ पे ओपन है, नोड लगा हुआ है यहाँ पे, तो ओपन है तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे विवृत अंतराल लगाएंगे 2 की तरफ, और 5 पे 5 शामिल है तो 5 की तरफ क्लोज इंटरवल लगाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने जो भी रियल नंबर्स के इंटरवल है उनको डिनोट करते हैं मैथमेटिकली। तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से आराम से, है ना, आराम से लिख सकते हैं। बताइए यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना।
एक्सरसाइज में करेंगे इस क्वेश्चंस को और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक है आपका घात समुच्चय मतलब पावर सेट। ठीक है, पावर सेट है ना। तो इंग्लिश में नाम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसको निरूपित ऐसे किया जाता है ना, पी ए करके लिखा जाएगा। तो इसे पढ़ेंगे कैसे वो भी बात करेंगे, इसलिए इंग्लिश में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको भी। तो घात समुच्चय पढ़ेंगे। पावर सेट क्या होता है, डेफिनेशन आपके सामने लिखी, परिभाषा। समुच्चय ए के, एक आपके पास समुच्चय दे रखा है, सेट दे रखा है, उस सेट के जितने भी उप समुच्चय होंगे, ठीक है, जितने भी उप समुच्चय होंगे, उस उप समुच्चयों के संग्रह को, उस जितने भी उप समुच्चय बनेंगे उनके कलेक्शन को, संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल से कैसे। हमारे पास एक सेट दे रखा है ए बराबर 1,2 ये दे रखा है। अब इसके हम उप समुच्चय लिखते हैं, ठीक है, उप समुच्चय लिखते हैं। तो इसके उप समुच्चय कौन कौन से हो जाएंगे, सबसेट कौन कौन से हो जाएंगे। देखिए पहला तो 5 हो जाएगा, 5 सबका होता है, ठीक है। और ये 1 हो गया उप समुच्चय, 2 हो गया, ठीक है। और खुद ये सेट भी हो जाएगा, ये बात हमने पढ़ी थी, खुद सेट अपना भी उप समुच्चय होता है। क्लियर है। तो आपके पास कितने आ गए, 4 आ गए, 4 सबसेट आ गए पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं सब लेने हैं आपको, ठीक है। तो इन सब का एक कलेक्शन, इन सब का एक सेट बनाएंगे, इन सब का एक सेट बनाएंगे, इन समुच्चयों का भी एक समुच्चय बनाएंगे। दोबारा समझेंगे, जो हमारे उप समुच्चय आए हैं, इन उप समुच्चयों का भी हम क्या बनाएंगे, एक समुच्चय बनाएंगे। वो समुच्चय क्या कहलाएगा, आपका पावर सेट कहलाएगा। बनाते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि ए वाला समुच्चय हमारे पास, तो पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय पढ़ सकते हैं हिंदी में, ए का घात समुच्चय, या इंग्लिश में पढ़ सकते हैं पावर सेट ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा। अब हमें सेट लिखना है, तो ये 5 हो गया, कॉमा 1 हो गया, ठीक है, कॉमा 2 हो गया, और 1,2, और ये बंद कर दिया। देखिए इस सेट के अंदर, ये मेन सेट है हमारा, यहाँ पे बंद है, इसके अंदर ये अवयव है, ये अवयव है, ये अवयव है, ये अवयव है। तो और ये अवयव क्या है हमारे इस वाले सेट के उप समुच्चय हैं। तो ये भी तो लिखा है, समुच्चय ए के उप समुच्चयों के कलेक्शन को, समुच्चय ए के उप समुच्चय लिखे हमने, इनके कलेक्शन को अगर हम सेट में लिख दें तो वही क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। इसको हम एक फॉर्मूले से भी निकालते हैं, हमारे पास इसका फॉर्मूला भी है निकालने का, कि इस पावर सेट में कितने अवयव हो सकते हैं। ये इसके अवयव हो गए, है ना। तो पावर सेट के अंदर अवयव निकालने के फॉर्मूला हमारे पास है, घात समुच्चय के अंदर जितने अवयव होंगे उनको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब अवयवों की संख्या किस पे, पावर सेट ए में। दोबारा समझते हैं, अवयवों की संख्या किसमें, समुच्चय ए के घात समुच्चय में, ठीक है। दोबारा समझते हैं, एक बार और बोलते हैं, अवयवों की संख्या, n क्या है, अवयवों की संख्या निकालनी है किसके, समुच्चय ए के घात समुच्चय में। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए, ठीक है। कैसे निकालते हैं, 2 की पावर m करके, और m क्या है आपका, पता है आपको, m क्या है, m आपका कितने इसके अंदर अवयव है, समुच्चय में कितने अवयव है, ठीक है, इनकी संख्या लिखनी है। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए, ठीक है, मतलब समुच्चय ए के अंदर कितने अवयव हैं, समुच्चय ए के अंदर कितने अवयव हैं इसके देखने हैं, इसमें कितने अवयव हैं, 2। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 2 की पावर 2 बराबर कितना आ गया, 4। तो पावर सेट में अवयव कितने आएंगे, 4। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके, आई होप। चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सार्वत्रिक समुच्चय जिसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मीनिंग क्या है, कि जो भी हमने समुच्चय लिया है या हमें दिया हुआ है, जैसे हमें सम संख्याएं दी हैं, कौन सी दी हैं, पॉजिटिव सम संख्याएं, पॉजिटिव सम संख्या दे रखी है। तो पॉजिटिव सम संख्या का जो सेट है, जो समुच्चय है, ठीक है,
पॉजिटिव सम संख्या का जो भी समुच्चय है, इसके लिए जो बड़ा सेट होगा, इससे बड़ा जो सेट होगा, इससे बड़ा कौन सा सेट हो सकता है, इससे बड़ा समुच्चय कौन सा हो सकता है जिसमें ये सब नंबर्स आ जाएं, वो आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव पूर्णांक हो सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पूर्णांक हो सकते हैं। तो ये पॉजिटिव पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक होंगे, ये इसके लिए पॉजिटिव सम संख्याओं के समुच्चय के लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। जैसे हम बात कर लें कि हमारे पास ये पूर्णांकों का समुच्चय है, ठीक है, जेड का समुच्चय, जेड मतलब पूर्णांकों का समुच्चय है। तो पूर्णांक में आपके प्लस माइनस के सब क्या आ गए, जब वो आपके पास जेड का समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय है, उसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा हो सकता है, इसके लिए यूनिवर्सल सेट आपका परमेय संख्याओं का हो सकता है। किसका हो सकता है, परमेय संख्याओं का। परमेय संख्याओं के अंदर आपके सारे समुच्चय आ जाते हैं। ठीक है, परमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। क्लियर है ना, मतलब उससे बड़ा वाला सेट हमें देखना है, उससे बड़ा वाला समुच्चय देखना है हमें। सही है, जो समुच्चय दे रखा है उससे बड़ा वाला समुच्चय देखना है। और वास्तविक संख्याओं के अंदर भी आ जाएगा, ये वास्तविक संख्याएं सबसे बड़ा समुच्चय हो जाएंगी इसके लिए। इस वास्तविक संख्याओं के अंदर आपकी परमेय संख्याएं भी आ जाएंगी, है ना। क्लियर है ना। सबसे बड़े से बड़ा सेट हमें उससे देखना है, सबसे बड़े से बड़ा समुच्चय में ढूंढना है, वही क्या हो जाएगा, इसके लिए समुच्चय हो जाएगा। और जैसे हम त्रिभुजों के प्रकार की बात करें, ठीक है, त्रिभुजों के प्रकार, है ना, त्रिभुजों के प्रकार के अंदर क्या आ जाएगा, सारे त्रिभुज आ जाएंगे। ठीक है, सारे त्रिभुज आ जाएंगे। और एक इसके अंदर आ जाएगा, बहुभुज के अंदर आ जाएगा, बहुभुजों के प्रकार के अंदर आ जाएगा, बहुभुजों का समुच्चय। ठीक है, बहुभुजों का जितना भी समुच्चय बनेगा उसके अंदर ये त्रिभुज के प्रकार भी आ सकते हैं। ऐसे ही अगर हम मानव संख्या की बात करें, तो मानव संख्या की अगर हम बात करें, मानव संख्या, अगर विश्व में हम मानव संख्या देखें कि मानवों की संख्या कितनी है, तो इसके लिए हाँ, मानव संख्या की अगर हमें गणना करनी है, मान लें किसी भी प्लेस की करनी है, जगह की करनी है ना, तो इसका समुच्चय हमारे पास मानव संख्या का समुच्चय किसी जगह का, ठीक है, वो किसके अंदर आ जाएगा, विश्व के मानव संख्या के अंदर, विश्व की मानव संख्या का जो समुच्चय होगा। ठीक है, मानव संख्या, विश्व के अंदर जितनी मानव संख्या का समुच्चय होगा उसके अंदर ये मानव संख्या का समुच्चय आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे होगी आपके समझ में आई हो। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन आपका यहीं कंप्लीट हुआ। ठीक है, करते हैं अपनी एक्सरसाइज को।